नमस्कार। मैं अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम बुलेटिन का मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो, जहां मिलती हैं वह खबरें जो अक्सर शोर में दब जाती हैं। और यह है आज की सुर्खियां। गजा इस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी तबाही झेल रहा है। सैन्य अभियान इतना बड़ा कि शहर का नक्शा बदल गया है। हजारों लोग अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी यादें सब छोड़कर निकल रहे हैं। दिल भारी है मगर मजबूरी उससे भी भारी। इजराइल से बढ़ते तनाव ने अब मिस्र को भी बेचैन कर दिया है। खबर है कि अपनी सरहद पर फाइटर जेट और फौज भेजी जा सकती है। इधर इजराइल के कब्जे वाले बयान पर यमन का जवाब आया है, कड़ा, साफ और सीधे। और रूस ईरान के साथ खड़ा होकर कह रहा है, पाबंदियां शांति नहीं लाती, सिर्फ हालात को और भड़काती हैं। दुनिया भर में ताकतवर अपने फैसले और फरमान सुना रहे हैं और इंसान वो हर बार की तरह मलबे और मौत के बीच दबा दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, एक और बात, गजा और इजराइल की इस लड़ाई में अब आप किसके साथ हैं या फिर किसी के साथ नहीं हैं, सिर्फ उस इंसानियत के साथ हैं जो हर बार बमबारी में दबी रह जाती है। तो सोचकर लिखिए और हमें भी बताइए। दोस्तों, सबसे पहले गजा की अपडेट्स जान लीजिए, जहां हर तरफ मौत, उजाड़ और इंसानी तबाही का आलम है। गजा में इजरायली बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब तक मैं यह खबर पढ़ रहा हूं, 60 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ गजा सिटी में ही लगभग 50 लोग। आप सोचिए, सिर्फ एक शहर में कितनी बड़ी तबाही मचाई गई है। फलस्तीनी सिविल डिफेंस कह रहा है, अगस्त से शुरू हुए इस इजरायली ऑपरेशन के बाद सिर्फ गजा सिटी से 4 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। घर छोड़ना पड़ा या कहें घर उनसे छीन लिया गया। यूएन के चीफ अंतोनियो गुटेरेस का कहना है, गज्जा उनकी जिंदगी का सबसे बदतर मौत और बर्बादी का मंजर देख रहा है। हमास का आरोप है कि इजरायली फौज अब बची खुची मेडिकल फैसिलिटीज को भी मिटा रही है। आज सुबह ताजा हमला हुआ अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के घर पर। इस हमले में डॉक्टर के भाई और बच्चों समेत 5 लोग मारे गए। गज्जा सिटी के भीतर इजरायली फौज घुस रही है और लोग बाहर भाग रहे हैं। जो निकल गए वह अब बेघर हैं। अलनवासी का सेफ जोन पहले ही ठसाठस भर चुका है। बाकी लोग सड़कों के किनारे बिना पानी, बिना बिजली, बिना सहूलियतों के टेंट गाड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे और पैदल ही हिजरत कर रहे हैं। उनका कहना है, इजरायली फौज ने उनके लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा। जान बचाने के लिए उन्हें शेलिंग, क्वाडकॉप्टर के हमलों और धमाकों के बीच भागना पड़ा। और यही है गजा का हाल, जहां इंसान की जिंदगी बम और बारूद के बीच सबसे सस्ती हो चुकी है। गजा में हर रात झंझटों जैसी रात होती है। गजा सिटी में रहने वालों का कहना है, हर रात ऐसे गुजरती है जैसे कोई भूकंप आया हो। जमीन हिलती नहीं मगर दिल और जिंदगी हिल जाती है। इजरायली फौज रिमोट कंट्रोल वाले बमों से घरों और इमारतों को हर रात उड़ाती है। हर सुबह शहर का नक्शा बदल जाता है। उधर न्यूजीलैंड के साबिक प्रधानमंत्री जसिंडा ऑर्डन ने अपने आर्टिकल में लिखा, हमें इंसानी क्राइसिस पर बात करनी होगी और शुरुआत गज्जा से करनी चाहिए, जहां रोजाना दुनिया की आंखों के सामने नरसंहार की कोशिशें हो रही हैं। इस बीच अमेरिका से एक और बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गज्जा में अब जिंदा बचे हॉस्टेजेस 20 से भी कम हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, करीब 32 से 23 हॉस्टेजेस की मौत हो चुकी है और ज्यादातर की मौत गजा की सुरंगों में हुई है। यानी क्या इजरायली बमबारी से नहीं मरे? यह सवाल उन्होंने नहीं पूछा। ट्रंप ने इजराइल के गजा सिटी ऑपरेशन को जस्टिफाई किया। कहा, शायद इस ऑपरेशन से होस्टेज और खतरे में पड़ जाएं, मगर हो सकता है यही उन्हें आजादी भी दिलाए। जंग में अजीब नतीजे निकलते हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्टेजेस की फैमिलियां इस ऑपरेशन पर ऐतराज जता रही हैं। उनका कहना है, इजराइल की यह कार्रवाई उनके अपनों की जान और भी ज्यादा खतरे में डाल रही है। मतलब साफ है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बातें एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ। गजा की अंधेरी सुरंगों में बंद इन हॉस्टेजेस की जिंदगी अब भी तलवार की धार पर टंगी है। अगर सीज फायर हो जाए, अगर जंगबंदी हो जाए, तो गजा के लोग भी चैन की सांस ले सकें और ये हॉस्टेज भी अपने मां बाप और अपनों के पास लौट सकें। लेकिन जंग है और जंग कभी इंसानियत की नहीं होती। उधर रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। कीव से आई रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 2 लोग मारे गए और 32 जख्मी हुए। दुनिया के नक्शे पर जगहें अलग हैं, मगर कहानी वही है, बम, मौत और मासूम इंसान। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हमले में 2 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। यह रिपोर्ट यूक्रेन के ही एक अखबार से आई है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया, रूस ने कुल 569 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 32 क्रूज मिसाइलें छोड़ी। यूक्रेन की रक्षा प्रणाली का दावा है कि इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक
और 35 क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गईं। फिर भी हजारों टन हथियारों के बीच 10 अलग अलग स्थानों पर सीधी हमले हुए, मकान गिरे, ढांचे ढह गए, लोग घायल हुए। हमले के कल सुबह 5:45 पर पूरे देश में हवाई हमले का सायरन बजा और यह चेतावनी लगभग 70 बजे तक जारी रही। मतलब लगभग 2.5 घंटे तक आसमान से लगातार हमले होते रहे। रूस की तरफ से फिलहाल इस हमले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा दावा किया है। उनके शब्दों में, रूस की हथियार उद्योग अब तेजी से चल रहा है। पुतिन ने कहा कि पिछले 2 सालों में रूस की सैन्य उद्योग में असाधारण प्रगति की है और कई हथियारों का उत्पादन कई गुना, कहीं ना कहीं लगभग 30 गुना तक बढ़ गया है। यह बातें पुतिन ने पर्म शहर के मशहूर वलिका संयंत्र के दौरे के दौरान कहीं, वही फैक्ट्री जो तोप और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाती है। उन्होंने कामगारों की जमकर तारीफ की और कहा कि रूस की रक्षा उद्योग लंबी लड़ाई की हालत में भी तेजी से काम कर सकती है। सीधा संदेश था, अगर आप हमसे टकराना चाहें तो टकराइए, हम हथियारों की आपूर्ति तेज कर रहे हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सवाल यही खड़ा होता है, जब दुनिया की तमाम ताकतें हथियारों के आंकड़े और उत्पादन पर बातें कर रही हो, तो आम आदमी की जिंदगी किस खिड़की से देखी जा रही है? उन घरों, उन घायलों और उन माताओं का क्या? ये पंक्तियां खबर नहीं, चेतावनी है कि जब मिसाइलों की गिनती और ड्रोन के आंकड़े बनते हैं तो इंसान पीछे छूट जाता है और पीछे छूटने वालों की गिनती कोई रिपोर्ट नहीं करता। चलिए चलते हैं मिडिल ईस्ट की ओर, जहां इजराइल और मिस्र के रिश्ते अब सीधे सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मिस्र ने साफ ऐलान कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो फाइटर जेट्स और सैनिक उतारे जाएंगे। गजा से लोगों की जबरन बेदखली ने इजराइल और मिस्र के रिश्तों को बेहद नाजुक मोड़ पर ला दिया है। अल अखबार और इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक मिस्री सेना ने 2 टूक कहा है। अगर इजराइल ने लाखों फलस्तीनियों को गज्जा से निकालकर मिस्र के सीनाई इलाके में धकेलने की कोशिश की तो मिस्र पीछे नहीं हटेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह जंग का नगाड़ा है। मिस्र ने यहां तक कहा है, जरूरत पड़ी तो सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। सीनाई में हथियार और जंगी जहाज भेजे जाएंगे ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन साथ ही मिस्र की सरकार ने यह भी कहा है, सीमा पर पहुंचने वाले किसी भी फलस्तीनी पर गोली नहीं चलाई जाएगी, बल्कि उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। मिस्र का कहना है, यह जबरन बेदखली उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है और ऐसे हालात से निपटने के लिए विशेष सैन्य इंतजाम किए जाएंगे। इसी बीच मिस्र ने अमेरिका को भी यह साफ कर दिया है कि इजराइल के यह आरोप कि हथियारों की तस्करी ड्रोन के जरिए गज्जा तक पहुंच रही है, बेबुनियाद हैं। ऐसे आरोप माहौल को और बिगाड़ते हैं। दरअसल मिस्र ने फिर से वही पुराना मामला उठा लिया है। दरअसल कि हमास और फलस्तीनी संगठनों तक हथियार मिस्र की तरफ से पहुंचते रहे हैं और आज भी पहुंच रहे हैं। सवाल यही है, गजा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हथियार अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? दोस्तों याद रखिए, गजा की जंग शुरू होने के बाद से अब तक करीब 4 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये लोग मिस्र की सीमा के करीब पहुंच गए हैं और जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे वे गज्जा की गलियों में ही भटक रहे हैं, बेघर और बेसहारा। मिस्र और जॉर्डन दोनों ने साफ कह दिया है, अगर फलस्तीनियों को उनकी सीमाओं पर जबरन धकेला गया तो यह सीधा सीधा जंग का ऐलान होगा। खुद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने इजराइल की कार्यवाही को एक तरह का संगठित नरसंहार कहा है। उनका कहना है कि मिस्र किसी भी हालत में गज्जा वालों की जबरन बेदखली को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल अल सीसी ने हाल ही में सीधा सीधा इजराइल को दुश्मन बताया और यह बात 10 के बाद पहली बार हुई है कि किसी मिस्री नेता ने इस तरह की कड़ी भाषा इस्तेमाल की। कुल मिलाकर मिस्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह गज्जा को खाली कराने की किसी भी इजरायली योजना का मुंहतोड़ जवाब देगा। और यह ताकत उसे इसलिए भी मिली है क्योंकि उसके साथ पूरे अरब और कई मुस्लिम देशों का समर्थन अब जुड़ चुका है। यह खबर इजराइल के लिए चिंता की बड़ी वजह बन गई है। इसी कड़ी में यमन के हू आंदोलन अंसारुल्लाह ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उनका जवाब सीधे और तंज भरा था, पहले अपना इलाद बंदरगाह चालू करो, फिर सना पर कब्जा करने और अपने झंडे लहराने की बातें करना। यह बयान क्यों आया? वजह यह है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने धमकी भरा बयान दिया था और उस बयान पर हुथी नेतृत्व ने सोशल मीडिया पर सीधे जवाब दिया। हू नेताओं में से मोहम्मद अल फराह ने लिखा, पहले अपने पोर्ट को चालू करो, अपने जहाजों पर अपना झंडा लहरा कर दिखाओ। अभी तुम दूसरे देशों के झंडों के नीचे छुपे हो कि कहीं हमारी नौसेना तुम्हें पकड़ ना ले। अल्फरा ने सीधे तौर पर इजरायली नेताओं को चुनौती दी और कहा कि आप सना पर झंडा गाड़ने की बात करते हो, जबकि आप अपना गैलेक्सी लीडर जैसा जहाज वापस लेने की काबिलियत भी नहीं रखते जो सालों से हमारे कब्जे में है।